मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी कि हाउ टू बिकम अ जेई, क्या क्या आपको बुक्स फॉलो करनी है और क्या क्या उसमें क्राइटेरिया रहता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट में। देखो मेनली जो जेई एई या आप जेई का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जैसे आरबीआई जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, उसमें मेन सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं। इसमें आपको पावर सिस्टम, फिर मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है। मेनली यही तीन सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे मेन एरिया कवर्स होते हैं आपके, ठीक है। मिसलेनियस सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अब आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कौन से चैप्टर्स आपको गो थ्रू करने हैं, किस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो इन जनरल बात कर लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल मतलब फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हों, जैसे हिमाचल प्रदेश के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, देखो एचपीएससी में क्या है कि जेई के एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि उसमें देखो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। तो उस अ, एक माइंडसेट होता है ना बंदे का कि डिप्लोमा में मैंने ये पढ़ा है, ठीक है, तो वो वैसी तैयारी करता है। एक डिग्री वाले को पता है कि जैसे उसने डिग्री में थोड़ा सिलेबस ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, तो उसको भी पता है कि मैंने तैयारी करनी है डिप्लोमा वाले की तरह, क्योंकि वो पेपर भी सेट इस तरह से करेंगे कि एक डिग्री वाला भी सोल्व कर पाए और एक डिप्लोमा वाला भी सोल्व कर पाए, ठीक है। तो उस हिसाब से वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको टफ न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। बाकी रही ए की बात, तो एई में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसमें होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी, एकदम ट्रिकी नहीं होगा कि जैसे गेट के लेवल का क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं, आपको कंसेप्ट पता है, तो आप क्वेश्चंस निकाल लेते हो, ठीक है। और मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होते हैं मेनली। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स की बात होगी, मशीन में जैसे मटेरियल कौन सा यूज़ होता है। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें कि आप पढ़ोगे कि मशीन्स की वर्किंग कैसी है, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें आप ब्रेकिंग टॉर्क के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिक सर्किट्स हो गए, तो जिसमें आप देखो मैग्नेटिक सर्किट में आपको तो चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, रिलक्टेंस, एमएमएफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डॉट कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक ऑफ एसी एनालिसिस जो कि आप नेटवर्क में पढ़ते हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे डॉट कन्वेंशन, जैसे आप वाइंडिंग की पोलैरिटी, ठीक है, जैसे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ोगे, ठीक है। अब ये सारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एक बार आपने गो थ्रू करना है। आई थिंक इसमें हार्डली आपके दिन में 3 घंटे, 3 घंटे सफिशिएंट है ये चीज़ें पढ़ने के लिए कि किसकी क्या यूनिट है, रिलक्टेंस का क्या काम है, एमएफ का क्या काम है, फिर एम्पियर टर्न, फिर जैसे फ्लक्स की क्या यूनिट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने गो थ्रू करनी है एक अच्छे से, मतलब 3 घंटे आराम से पढ़ना है आपने, एक एक चीज़ समझ के, कि ताकि आपको आगे डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसमें से भी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर देखो, ट्रांसफॉर्मर बहुत इजी एक स्टैटिक डिवाइस है। इट इज सिमिलर टू इंडक्शन मशीन, ठीक है। उसमें रोटेटिंग पार्ट होते हैं, इसमें स्टैटिक पार्ट है, तो ये इजी है। ट्रांसफॉर्मर में कोई कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर अब देखो ट्रांसफॉर्मर में क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आप पढ़ोगे, ठीक है, वर्किंग आप पढ़ोगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में आप देखो इसमें थ्योरी है ज़्यादातर, कंस्ट्रक्शन कैसी है इसकी, है ना, कोर होती है, प्राइमरी सेकेंडरी होती है, वाइंडिंग्स होती हैं कोर के ऊपर, ठीक है। टाइप कौन सी हो गया, कोर टाइप हो गया, शेल टाइप हो गया। फिर आप इसमें लॉसेस पढ़ते हो, कॉपर लॉसेस हो गए, फिर आयरन लॉसेस हो गए, कोर लॉसेस हो गए, ठीक है। कौन सा कॉपर लॉसेस वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो कोर है डायमीटर, ठीक है, कोर की जो डायमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉपर लॉसेस है कि आयरन लॉसेस है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आप पहले खुद से पढ़ना ये कि जो कोर का डायमीटर है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि आपने पढ़नी है, और इसके लिए आप पीएस बिमरा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पीएस बिमरा में थोड़ा डिटेल में दिया है, और नहीं तो नहीं पढ़ना है तो अशफाक हुसैन इज़ अ गुड बुक। और जो पीएस बिमरा के अगर आप लास्ट में देखोगे ना, पिछले सबसे लास्ट में, तो उसमें क्वेश्चंस दिए हैं, आप वो सॉल्व कर लो, इनफ है, ठीक है। अब आप इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जैसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में आप क्या क्या पढ़ोगे, एक तो टर्न्स रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जैसे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगी, जैसे E1/N1 इक्वल्स टू E2/N2,
इक्वल्स टू के आपका कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अब इसमें भी डिपेंड करता है, जैसे N2 अगर ग्रेटर देन है N1 तो इट्स अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि K ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब K लेस देन 1 कब आएगा, जब N2 लेस देन N1 होगा, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ोगे, करंट रिलेशन के बारे में पढ़ोगे, वोल्टेज रिलेशन के बारे में पढ़ोगे, इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि शंट पैरामीटर कौन है, फिर सीरीज पैरामीटर कौन है, जिसमें आप ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ोगे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जब आप उसमें हाई वोल्टेज साइड पे करते हो कि लो वोल्टेज, बट जैसे ओपन सर्किट टेस्ट में हम लो वोल्टेज साइड पे करते हैं रेटेड वोल्टेज पे, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड आपकी ओपन होती है। तो इसमें कौन से लॉसेस हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें कौन सी ब्रांच है, जैसे शंट पैरामीटर्स उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे ही आप शॉर्ट सर्किट में सीरीज पैरामीटर, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। लॉसेज एंड एफिशिएंसी, लॉसेज और एफिशिएंसी का सीधा फॉर्मूला है, एफिशिएंसी हो गया आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर इनटू 100। आउटपुट पावर को आप वैसे ही रहने दो, पी आउटपुट डिवाइड बाई पी आउटपुट, जो पी इनपुट है वो कैसे निकलेगी, पी आउटपुट प्लस लॉसेज, ठीक है। उसमें भी फॉर्मूला है कि वी आई कॉस थीटा कुछ ऐसे करे डिवाइड बाई, है ना, वी आई कॉस थीटा इंटू कॉपर लॉसेज प्लस इंटू 100 करके, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है फॉर्मूला। फिर आप वोल्टेज रेगुलेशन, अब वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन एक है 1 है और एक है 10%, तो इसमें से कौन सी अच्छी है वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अभी तक वोल्टेज रेगुलेशन का मैंने एक दो यही देखा कि मिनिमम होनी चाहिए कि मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन होती क्या है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। फेजर डायग्राम कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, फेजर डायग्राम आपको पता होना चाहिए कौन सा कैसे बना है, ठीक है। अब टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फिर इससे पहले आता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। देखो आइडियल, एक आइडियल बच्चा भी होता है जो कोई गंदे काम नहीं करता, सिर्फ पढ़ता है, अच्छी बातें करता है ना। अच्छा, वैसे आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कोई लॉसेज नहीं है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं है जिसकी वजह से कोई करंट में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, फुली फ्लो कर रहा है, फुली कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कोई होता भी नहीं है वैसे तो चलो हम आगे बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जैसे अभी मैं एज अ जेई, अगर हम रूटीन टेस्ट करें अपने ट्रांसफॉर्मर के, तो अपने हिसाब से जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें मैगर होता है हमारे पास, ठीक है, और हम थ्रू मतलब और देख के क्या कर सकते हैं कि हम उसका ऑयल चेकअप कर लिया, ठीक है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस के पास मतलब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम मैगर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़े बहुत टेस्ट हम जो फील्ड में परफॉर्म करते हैं वो आपको बता दिए। और टेस्टिंग जब होती है एक प्रॉपर, एक मैंने वीडियो डाली है जिसमें इंस्पेक्शन करने हम गए हैं, जहाँ पे एक कंपनी ट्रांसफार्मर बना रही है, तो उसमें वो वाइंडिंग के टेस्ट करते हैं, टर्न्स के टेस्ट करते हैं, ठीक है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का टेस्ट करेंगे, मैगर से उसका टेस्ट करेंगे कि इंसुलेशन कैसी है। बट जो आप थियोरेटिकली जब हम पढ़ेंगे, तो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फिर आपका बैक टू बैक टेस्ट आता है जिसमें हम देखते हैं लोडिंग ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर राइज के बारे में, ठीक है। फिर एक पोलैरिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसमें वोट मीटर E1 माइनस E2 अगर रीड कर रहा है देन इट इज़ करेक्ट, ठीक है, तो पोलैरिटी अच्छी है। बट इफ इट रीड्स E1 प्लस E2, तो ये जो पोलैरिटी है वो ठीक नहीं है, राइट। अब हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, जिसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपको पता है कि एक ही वाइंडिंग में होता है वो सारा, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिकली या आप देखना वो कपल्ड कैसे होता है, इसमें ये क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है कि क्या होता है इसमें। जैसे हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं ना, वर्किंग प्रिंसिपल है जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का, जिसमें फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ोगे, तो उसमें बताता है कि करंट फ्लो करेगा, है ना, एक फ्लक्स सेटअप होगा, दूसरे के लिंक करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में एक आता है कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या फ़ायदे हैं कंपैरिजन टू, अगर हम कंपेयर करें इसको सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें पैरेलल ऑपरेशन आपने वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन कब काम आते हैं, जैसे मान लो कि आपने एक ही ट्रांसफॉर्मर रखा है, नहीं खुद पढ़ना आप एक बार पहले, एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। हार्मोनिक्स एंड इनरश करंट, जब मेरा एई का इंटरव्यू हुआ था ना, तो इसमें ये मेरे को पूछा गया था कि जो हार्मोनिक्स इनरश करंट आता है वो किसकी वजह से आता है, तो मैंने हार्मोनिक्स का उनको आंसर तो दिया था, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा इंटरव्यू क्रैक भी नहीं हुआ था, इसलिए अभी मैं जेई हूँ। और अब देखो ट्रांसफॉर्मर में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपने पढ़नी है। फिर देखो तीसरे पे, अब हम बुक वाइज चलें तो इसके बाद आता है डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन्स एंड इंडक्शन मशीन्स। ये दो तीनों मशीन्स हैं, ये देखो रोटेटिंग मशीन्स हैं, इनको साथ में पढ़ना। अब
अब इसमें देखो, जब डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन, अगर डीसी मशीन आप पढ़ोगे तो इसमें आपको वाइंडिंग्स का पता चलेगा, सिंक्रोनस मशीन्स पढ़ोगे आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेटअप होती है उसका पता लगेगा, एंड देन इंडक्शन मशीन्स आप पढ़ोगे तो ईजिली आपको जो चीज़ें वास्ट में थी, जैसे वाइंडिंग में भी आप पढ़ोगे, फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट तो नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले डीसी मशीन्स पढ़ना, सिंक्रोनस मशीन्स पढ़ना, उसके बाद इंडक्शन मशीन्स पढ़ना। ये तो हम क्या कहते हैं यूजुअली कि ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद हम इंडक्शन मशीन्स पढ़ लेते हैं क्योंकि सेम है, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप अपने पढ़ तो आप पहले भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप इंडक्शन मशीन्स पहले पढ़ लोगे तो आपको उतना ही कम डीसी मशीन्स एंड सिंक्रोनस मशीन्स में पढ़ने को कम हो जाएगा। तो ये रोटेटिंग मशीन्स हैं तो इनको साथ में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये सारे आपको चीज़ें इनको मैं आज ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद कल की जो वीडियो बनाऊंगा वो डीसी मशीन्स के बारे में बताऊंगा, और इस वीडियो में बने रहना। मैं ऑफिस जाके आपको ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है, उसमें बेसिक पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में क्या क्या है। देखो, ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ोगे तो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, जिसमें जब स्टेप अप करेगा तो वोल्टेज गिरेगी और करंट बढ़ेगा, और स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होगी, करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमें आउटपुट है ना, इनपुट टू आउटपुट जो पावर है वो सिस्टम की इक्वल रखनी होती है, टू कीप द इनपुट एंड आउटपुट पावर ऑफ सिस्टम इक्वल, ठीक है। इसलिए हम ये करते हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। पावर सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। टाइप्स आ गई आपकी पावर जनरेशन। देखो, पावर जनरेशन में इसका यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इसका यूज होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन। अब देखो, जनरेशन में जहाँ भी जनरेशन हो रही होगी, जैसे डैम बन रहे हैं, वहाँ पे कुछ एक लेवल पे आपकी वोल्टेज आई, उसको स्टेप अप करके, जैसे 33 केवी, 132 केवी, ठीक है। ट्रांसमिशन की चलो 132 केवी भी आती है, 132 पे 2 पे केवी पे वो ट्रांसमिट किया, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा 132 केवी, एक सबस्टेशन में आई, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जब हम बात करेंगे तो 132 को वो 33 केवी, नहीं वो भी ट्रांसमिशन में आएगी, 33 केवी को वो 11 केवी में कन्वर्ट करेगा, जहाँ पे मैं सबस्टेशन में काम जिस सब डिवीजन में हूँ वहाँ 33/11 केवी करता है। तो वो भी एक तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एक आपका ट्रांसफार्मर यूज हो गया। इसकी वर्किंग वोल्टेज रेंज होगी मीडियम, यूज्ड इन द कोर, वाइंडिंग अरेंजमेंट, इंसुलेशन लोकेशन, इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ट्रांसफार्मर को, कि उसमें वोल्टेज रेंज कितनी है, मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है कोर में, उसकी वाइंडिंग अरेंजमेंट्स कैसी है। जैसे आपने शेल टाइप और कोर टाइप पढ़ा होगा, ठीक है। ये भी मैंने इंस्पेक्शन और क्वालिटी की एक वीडियो डाली, उसमें बताया, उसमें जो बना रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन लोकेशन जो मैंने आपको बता दी कि पावर जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ट्रांसफार्मर देखो 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, फेज के ऊपर, कोर से रिलेटेड, और कूलिंग सिस्टम। अब जैसे फेज, सिंगल फेज होगा, 3 फेज होगा, और कोर पे जैसे मैंने बता दिया कोर टाइप और शेल टाइप, ठीक है। और एज पर कूलिंग सिस्टम तो सेल्फ कूल्ड होते हैं, एयर कूल्ड होते हैं, और ऑयल कूल्ड होते हैं। अब तो काफ़ी ट्रांसफार्मर चल पड़े हैं, जैसे ड्राई भी एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब वोल्टेज लेवल भी मैंने बता दिया, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। तो आपने अभी जैसे जो भी मैंने चीज़ें बोली आपने देखना है वो आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। अब मीडियम ऑफ कोर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो एयर कोर होते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो फ्लक्स लिंकेज है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, तो वो एयर के थ्रू होगा। और जो कोयल है वाइंडिंग, ठीक है, कोयल या बोलो या वाइंडिंग बोलो, जो कि नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर होती है। अब हम बात करेंगे, ये हो गया एयर कोर, फिर दूसरा हो गया आयरन कोर। इसके बारे में खुद भी पढ़ना है आपने। अब आयरन कोर का क्या है कि जो वाइंडिंग्स है ना, वो मल्टीपल आयरन प्लेट्स, जैसे मान लो एक प्लेट ही होगी, एक प्लेट होगी, ऐसे स्टैक करके बनी होंगी, ठीक है। जो क्या करते हैं, एक परफेक्ट पाथ दे देंगे, ठीक है, मतलब लिंक करने के लिए ना, टू जनरेट फ्लक्स। तो ये दो होगी, एक आयरन कोर होगी, एक आपकी एयर कोर होगी। अब वाइंडिंग अरेंजमेंट्स भी होती हैं आपकी, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, उसमें सिर्फ एक वाइंडिंग होगी, और एक वाइंडिंग के ऊपर ही आपकी सारी वो लेमिनेटेड कोर होंगी, ठीक है। तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगी वो सेम कॉइल की होंगी। जैसे ये प्राइमरी है ना, तो ऐसे करके बना होता है वो ट्रांसफार्मर, अगर आप उसकी डायग्राम देखोगे, ठीक है, उसका सर्किट देखोगे। अब इंटरनल, अब हम बात करेंगे लोकेशन के, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर का मैंने समझा दिया कि जनरेशन स्टेशन के ऊपर लगते हैं, वो स्टेप अप करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो स्टेप डाउन करते हैं, जैसे आपको घरों का सप्लाई आती है, मान लो 11 केवी आई, वो 440 वोल्ट पे आपको कन्वर्ट करके फिर 3 फेज लाइन, सिंगल फेज लाइन, 2 फेज लाइन, ऐसे करके जाती है। मेजरमेंट ट्रांसफार्मर आ गए, जो कि CTPT, करंट ट्रांसफार्मर, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में मैंने ये भी वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर आगे, जो कि एक कंपोनेंट की प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए यूज होते हैं,
ठीक है। और ये आपको मैंने पहले बता दिया कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन दोनों पे मतलब एक सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो आप या तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोल दो या म्यूचुअल इंडक्शन बोल दो, सेम ही बात है। अब जो इसकी वर्किंग नहीं मैं बताऊंगा कि करंट गया, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, सेकेंडरी कॉइल से लिंक हुआ, ठीक है, ये हम बात नहीं करेंगे। कोर की बात करेंगे। कोर का काम क्या है कि ये सपोर्ट करता है वाइंडिंग को, ठीक है, जिससे ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग जो है वो आपकी कोर के ऊपर होती है, ठीक है। जो कोर है इट इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है जिससे जो लॉसेज है वो कम होते हैं। अब जो मैंने बताया था ना कोर डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कॉपर लॉसेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वो आयरन लॉसेज पे, ठीक है। अब हम बाइंडिंग की बात करेंगे, तो बाइंडिंग का भी आपको पता होना चाहिए कि कॉपर वायर्स होती हैं, कॉपर का क्या कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो ठीक है, लॉसेस भी कम होंगे, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। हाई डक्टिलिटी होती है इनकी। हाई डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि ये काफ़ी बारीक तारों में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये फ़ायदा रहता है। इंसुलेशन एजेंट्स, अब इंसुलेशन एजेंट्स क्या है कि आपका ट्रांसफार्मर पता है ना ऑयल होता है बीच में, तो वो क्या करता है, एक तो जो वाइंडिंग्स को है वो सेपरेट रखता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना होए, ठीक है, और बाकी ड्यूरेबिलिटी और जो स्टेबिलिटी है ट्रांसफार्मर की उसको बनाए रखता है। अब इंसुलेशन मीडियम जो है, एक तो इंसुलेशन ऑयल के बारे में पता होगा, इंसुलेटिंग टेप के बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, इंसुलेटिंग पेपर हो गया, फिर वुड बेस्ड। अब जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो जो वाइंडिंग्स होती है ना उनको एक पेपर चढ़ाई जाती है, वो इंसुलेटिंग पेपर होता है, वो मैंने वीडियो में दिखाया आपको, एक बार देखना उसको, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के आपको मैंने बता दिया, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई लॉसेज नहीं है, ठीक है, एक आइडियल की तरह है। इसमें अब ईएमएफ इक्वेशन आपको पता है 4.4 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा और आपकी टर्न्स रेशियो आ जाएंगी। और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में मैंने बता दिया कि ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, के लेस देन 1 पे क्या होगा। एफिशिएंसी मैंने आपको बता दी, ठीक है। एप्लीकेशंस आपको पता है कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। कोर टाइप में अब देखो कोर टाइप और शेल टाइप में, जैसे कोर टाइप में हाई मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होता है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, इसकी जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, वो ईजी है। अब शेल टाइप में क्या है कि ये सैंडविच होता है, आपने पढ़ा होगा, इसकी वाइंडिंग अरेंजमेंट्स स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट की इसको ज़रूरत होती है। नेचुरल कूलिंग थोड़ी इसकी पुअर होती है और ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज़ होता है। फिर ओपन सर्किट टेस्ट मैंने बता दिया कि लो वोल्टेज साइड भी होता है, हाई वोल्टेज साइड इसकी ओपन होती है। तो जो ये करंट जो जो इट इज कैरीड आउट एट रेटेड वोल्टेज, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम कोर लॉसेज फाइंड आउट करते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको कि शंट शंट ब्रांच पैरामीटर्स हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और पावर फैक्टर देखो नो लोड पे, जैसे हाई वोल्टेज साइड इसकी ओपन है तो नो लोड पे हम पावर फैक्टर जो है वो कम आता है, तो इसलिए हम लो पावर फैक्टर वॉट मीटर रेकमेंड करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, जेई के एग्जाम में। अब जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, हाई वोल्टेज साइड पे हम परफॉर्म करते हैं, लो वोल्टेज साइड को हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, और ये रेटेड करंट, ठीक है, रेटेड करंट पे इसको इसको हम क्या करते हैं, कैरिड आउट करते हैं। और इसमें कॉपर लॉसेस हम डिटरमिन करते हैं, जो कि सीरीज पैरामीटर हो गए आपके इक्विवेलेंट सर्किट के। तो फिर बाकी पोलैरिटी टेस्ट मैंने आपको बता दिया था, और बैक टू बैक टेस्ट जो कि हीट टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक ट्रांसफार्मर के बारे में पता होनी चाहिए। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे इंसुलेटिंग मीडियम, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल के प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे। फिर ओपन सर्किट टेस्ट में लो पावर फैक्टर वॉट मीटर यूज होता है, इस पे ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपके कोर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कोर जैसे कोर टाइप और शेल टाइप जो ट्रांसफार्मर ये कहाँ यूज होते हैं, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, लो वोल्टेज एप्लीकेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है। बाकी मैं इस वीडियो के एंड में एक वीडियो क्लिप डालूंगा अभी ऑफिस जाके, जिसके मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर बताऊंगा, एक पावर ट्रांसफार्मर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है, और इनकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूज़ क्या क्या है इनके फील्ड में, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थोड़ा वेट करें, अभी एंड नहीं हुई है वीडियो, जाके मैं वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा। एंड जो भी आपके क्वेरीज होंगी, मैं नहीं बोलता कि मेरे को सारी चीज़ें पता है, मेरे से ज़्यादा भी इंटेलिजेंट लोग होंगे, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे को थोड़ी सी चीज़ें पता हैं, थोड़ी सी आपको पता होंगी। जो भी पता होंगी कमेंट सेक्शन में लिखना, जो आपको चीज़ें पता है, ताकि बाकियों को भी पता लगे और मेरे को भी चीज़ें पता लगे, ठीक है। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें गलत बताई हूँ, तो आप वो करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो वेट करिए, इस वीडियो में ही मैं एक और वीडियो ऐड करके फिर आपको ना चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि ट्रांसफार्मर है क्या, फिर कंजर्वेटर टैंक कहाँ पे है, वाल्व कहाँ पे है, रेडिएटर्स कहाँ पे हैं, वाइंडिंग
के बारे में आपको बताऊंगा। तो काफ़ी लेट हो गया, अभी शाम के बज रहे हैं 4। मेरे को याद भी नहीं रहा था कि मेरे को ये इसके ऊपर वीडियो बनानी है। तो ये रहे DTR, ठीक है। ये आ गया आपका कंजर्वेटर टैंक, और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं इसको, एक तरह से जब गैसेस बन जाती है ना, तो ख़तरा होता है कि जब वो गैसेस बीच में होगी तो ये फट जाएगी टंकी। तो जो गैसेस यहाँ से रिलीज़ होती हैं, तो यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है, वो फट जाता है उस प्रेशर से और वो सारी गैसेस रिलीज़ हो जाती हैं। ऑलराइट, फिर या ड्रेन वॉल्व इसका, ये देखो यहाँ से तेल निकलता है, ठीक है। अगर जैसे गंदगी होगी ना बीच में, तो साफ़ करने के लिए यहाँ से ड्रेन करते हैं तेल, और कुछ यहाँ से भी करते हैं, ठीक है। ये भी ड्रेन वॉल्व रहा आपकी। ये LT बुशेज़ आगे, जिसमें RYV और एक न्यूट्रल, ठीक है। आपको पता ही होगा कि ST साइड पे ये डेल्टा कनेक्शन एंड LT साइड पे स्टार कनेक्शन, क्योंकि हमें न्यूट्रल भी चाहिए होता है, क्योंकि 3 फेज सप्लाई जब देंगे तो उसमें एक न्यूट्रल भी होता है। तो मेरे को ये बताना है न्यूट्रल, ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये इसकी होती है नंबर, मतलब डिटेल रहती है इस पर, सारा कुछ बताया होगा इसमें। हाई वोल्टेज साइड पे 11,000 kV आएगी और LV साइड पे 433। तो देखो, जब हाई वोल्टेज साइड, तो ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन जब होगा, वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो हाई वोल्टेज साइड पे 11,000 वाली साइड पे कितना एम्पियर है, 1.31, और वही LV साइड पे आप देखोगे तो 33.3, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑयल, इसमें जो ऑयल है, जो मैंने बताया था ना, इंसुलेटिंग एजेंट जो होते हैं उसमें इंसुलेटिंग ऑयल होता है, तो इसमें ऑयल है जैसे कि, तो 87 लीटर्स तेल आता है इसमें। टोटल मास आ गया 275 kg, ठीक है। ये वेक्टर ग्रुप वगैरह बताएं, तो ऐसा कोई पूछता नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेना होगा तो इसको पढ़ लेना, वेक्टर ग्रुप कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता। और ऐसे JEE एक एग्ज़ाम है, वेक्टर ग्रुप का कोई क्वेश्चन नहीं आता। और ये रहे आपके ST बुशेज़, ठीक है। यहाँ पे 11 kV की वो कनेक्शन होंगे। ये आपके रेडिएटर आ गए, ये कूलिंग के लिए काम आते हैं। यहाँ से ऐसे तेल गर्म होगा तो इनके बीच जाता है, ठीक है, और यहाँ से वापस हो जाता है, तो ये कूलिंग के लिए है। तो हर ट्रांसफार्मर में ऐसा ही है। और यहाँ से आपको तेल का लग जाएगा पता कि कितना लेवल है, कितना नहीं है। कंजर्वेटर टैंक इसमें पड़ा होगा, जैसे ही आपका ऑयल लेवल इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाता है। और क्या चीज़ें रहेगी बताने को। इसकी बॉडी है बीच में, देखो आपको, और खुला ट्रांसफार्मर तो कोई है नहीं, तो मैं आपको दिखाता कोर और वाइंडिंग कैसे रहती हैं ऊपर। तो जब बताया था लोकेशन के बेसिस पे कि ट्रांसफार्मर, तो देखो ये आ गया DTR, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और ये पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करते हैं। सेम इसमें सारा वही होता है। बाकी इसमें एक प्रोटेक्शन के लिए बकल्स प्रोटेक्शन लगी होती है बीच में, जो आपको पता होगा मेन टैंक और जो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें इंडिकेटर लगे होते हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत फ़र्क है। बाकी वो बड़ी कैपेसिटी का वो MVA में होगा, ये KVA में होगा। और ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है वो KVA में की होती है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिए कि क्या क्या पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर से, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।